अच्छा तो बच्चों जैसा कि मैंने कल की ऑनलाइन लेक्चर में आप लोगों को कहा था कि हम ये जो सवाल रह गए हैं वो हम सॉल्व करेंगे, तो मैं आज उन्हीं को सॉल्व करवा रहा हूँ। अच्छा, ये स्पेशली ना ये सवाल जो है ना वर्क एनर्जी पावर से ज़्यादा रिलेटेड है, सही है। तो वर्क एनर्जी पावर के ही हैं सवाल ये, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बच्चा पहला सवाल देखो। तो पहली बात अगर तुम फोकस करो, ठीक है, तो एक स्टोन फॉल कर रहा है, ठीक है, एक ये स्टोन है, ठीक है, हमेशा याद रखना, डायग्राम बना लिया करो। और स्टोन जो है ना नीचे की तरफ आ रहा है, फॉल कर रहा है, और इसकी जो वेलोसिटी है टर्मिनल वेलोसिटी है, यानी देखो टर्मिनल वेलोसिटी को इस तरह समझो कि ये कांस्टेंट है, सही है, नॉट चेंजिंग, सही है। अब बोल रहा है कि बताओ कि जैसे जैसे ये नीचे आ रहा है, ग्राउंड की तरफ आ रहा है, तो भाई हाइट चेंज हो रही है, सही है, कन्फिग्रेशन या बेसिकली अरेंजमेंट चेंज हो रही है। सो बेसिकली वो कह रहा है कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा, यानी ये ऊपर से नीचे आने में जो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, वो बेसिकली किसके इक्वल होगा। भाई अगर पोटेंशियल एनर्जी चेंज के अंदर चेंज आ रहा है, यानी कम हो रही है पोटेंशियल एनर्जी, ऊपर से नीचे आते हुए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। सो बेसिकली वो कहीं ना कहीं दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होगी। अच्छा, अब हमने कहा वो दूसरी फॉर्म कौन कौन सी हो सकती है, तो हमारे जहन में आए काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। सबसे पहले ये आया कि हो सकती है, मान लेते काइनेटिक एनर्जी होगी, लेकिन भाई काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे ऑप्शन पॉसिबल नहीं, क्योंकि उसने एक बात क्लियर कर दी है कि कांस्टेंट वेलोसिटी है, सही है। सो काइनेटिक एनर्जी तो स्टेट ऑफ अ मोशन, बेसिकली स्टेट ऑफ अ मोशन और रेस्ट पे डिपेंड करती है। बेसिकली रेस्ट पे कोई ऑब्जेक्ट हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होती है, और स्टेट ऑफ मोशन पे डिपेंड करती है, यानी बेसिकली स्पीड कितनी है उस पर डिपेंड करती है, सिंपली अगर हम कहें। सो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली नहीं चेंज हो रही, क्योंकि वेलोसिटी इसकी क्या है, कांस्टेंट है। सो बेसिकली अगर यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, तो बेसिक पोटेंशियल एनर्जी जो कम हो रही है, जो बेसिकली हम कह सकते हैं रिड्यूस हो रही है, तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस हुई, जितना डिफरेंस आया वो कहाँ गई, वो तो काइनेटिक एनर्जी उसने इंक्रीज़ ही नहीं की, क्योंकि वेलोसिटी तो कांस्टेंट है। सो यानी काइनेटिक एनर्जी में बेसिकली नहीं यूटिलाइज हो रही, सही है। तो बेसिकली ये जो उसने लिखा है कि इक्वल टू द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्टोन, ये कहाँ काम आ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज करने में काम नहीं आ रहा, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से पत्थर गिर रहा है। दूसरी बात आगे देखो, उसने बोला एयर। बेटा एयर में जब गिरेगा तो देयर इज अनदर फोर्स, जिसको आप रेजिस्टिव फोर्स कहोगे, एयर रेजिस्टेंस एक्ट करी होगी। सो भाई एयर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट काम करने में ये एनर्जी, या फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम करने में एनर्जी यूटिलाइज हो रही होगी, और बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी बेसिकली लॉस्ट हो जाएगी। सो बेसिकली हम ये कहेंगे कि ये जो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो इक्वल होगा जो थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस हुई होगी जब ये काम कर रहा होगा बेसिकली एयर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट, सही है। तो बेसिकली एनर्जी यूटिलाइज होगी एयर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क डन करने में, और बेसिकली वो एनर्जी लॉस हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी, सही है। तो थर्मल एनर्जी जो प्रोड्यूस होगी वो असल में चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगी, सही है। और याद रखना, एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में ही कन्वर्ट होती है। वो अगर आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी याद हो, तो एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बेसिकली इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो बेसिकली उसने यही पूछा है कि बताओ ये जो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है वो किस चीज़ के इक्वल होगा, तो वो किसी एनर्जी के इक्वल होगा। तो काइनेटिक एनर्जी और थर्मल एनर्जी हमारे पास दो ऑप्शन थे, तो उसमें से थर्मल एनर्जी हमारे पास ऑप्शन करेक्ट है। काइनेटिक एनर्जी क्यों नहीं होगा, क्योंकि द पॉइंट इज़ द वेलोसिटी इज़ कांस्टेंट हियर। सो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो वो कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही होगी। अच्छा, अब दूसरे सवाल पे बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड टू अ कैटल इज 600 किलो जूल। ऑफ दिस एनर्जी 400 किलो जूल इज ट्रांसफर्ड टू द सराउंडिंग, 400 नहीं 45 किलो जूल, एंड 15 किलो जूल इज यूज टू हीट द केसिंग ऑफ द कैटल। द रिमेनिंग एनर्जी इज यूज टू हीट द वाटर। तो बेटा ये जो रिमेनिंग एनर्जी है ये तुम्हारी यूजफुल एनर्जी है, जो काम आई कैटल में, असल में ये यूजफुल एनर्जी है, सही है। और बाकी ये जो एनर्जी है, ठीक है, ये वाली और ये वाली एनर्जी, ये क्या हो गई, ये वेस्ट हुई, सही है। दिस इज द वेस्ट एनर्जी। और अगर तुम देखो तो तुम्हारा टोटल इनपुट एनर्जी का इनपुट जो हुआ है वो 600 किलो जूल हुआ है, एनर्जी इनपुट।
तो अब इसने बोला मुझे बताओ एफिशिएंसी ऑफ द केटल निकाल। तो बेटा एफिशिएंसी बेसिकली सिंपल से समझ लो कि ये कितना एफिशिएंट है। एफिशिएंट का मतलब है इस तरह समझ लो कि कितनी अच्छी तरह ये एनर्जी डिवाइस यूटिलाइज कर रही है कि नहीं कर रही। यानी बेसिकली ये रेशियो होता है सिंपली जितनी तुमने एनर्जी इनपुट दी ओवर जितनी यूज़फुल एनर्जी, बेसिकली उसमें से जितनी एनर्जी काम आई। सही है, इसको रेशियो कहते हैं। और अगर परसेंटेज की फॉर्म में निकालना हो तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे, लेकिन यहाँ उसने परसेंटेज नहीं बोला तो मल्टीप्लाई बाय 100 करने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, एफिशिएंसी का एक और फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ पावर। बेसिकली बस वही है पूरा फॉर्मूला, यूज़फुल पावर ओवर पावर इनपुट, यानी जितनी टोटल पावर इनपुट की, ठीक है, सो यूज़फुल पावर डिवाइडेड बाय जितनी टोटल पावर इनपुट की। और एक और बात रखना, देखो ऊपर भी पावर लिए तो नीचे भी पावर है रेशियो में, इधर ऊपर एनर्जी लिए तो नीचे भी एनर्जी है। ऐसा करके मत आ जाना एग्जाम में कि पावर और एनर्जी का रेशियो ले रहे हो और बोले एफिशिएंसी निकाल के आ गए। सही है। सो अब यहाँ पे देखो तुम्हारी यूज़फुल एनर्जी क्या है, रिमेनिंग एनर्जी। रिमेनिंग एनर्जी कैसे निकालोगे, 600 में से ये 45 एंड 15 माइनस कर दोगे तो क्या बोलोगे, ये मेरी यूज़फुल एनर्जी है। 600 में से 45 प्लस 15 माइनस कर दूंगा, ये यूज़फुल एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी। सही है। सो ये एफिशिएंसी आ गई, और एफिशिएंसी कितनी आई, 0.90। सही है। सो एफिशिएंसी हम इस तरह निकालेंगे, कैलकुलेटर चला लेना, 0.90 ये आंसर आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। A load is pulled by a rope attached to a motor. The resultant force exerted by the rope on the load is shown in the diagram. In each diagram, the load moves in the direction of the force shown and takes 10 seconds to travel to 1.0 meter. सही है। अच्छा, अब बात यहाँ पे ये है, सुनना गौर से बात। अब बात यहाँ पे ये है कि सब में इसने बता दिया कि भाई जो लोड है, ठीक है, वो मूव कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी अगर ये सब सारे लोड के मूव किस तरह करें, 1.0 मीटर डिस्टेंस कितना, सो सब इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स करें तो ये यूँ जा रहा होगा, ये यूँ 1.0 मीटर ट्रैवल किया होगा, ये यूँ 1.0 मीटर ट्रैवल किया होगा, और ये यूँ 1.0 मीटर ट्रैवल किया होगा। सो सारे डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, और सिंपली ये हमें बात समझ में आ गई। और सब 10 सेकेंड में है, सबके लिए टाइम क्या है, 10 सेकेंड 10 सेकेंड 10 सेकेंड 10 सेकेंड। अब बोल रहा है बताओ किस में मोटर ने ग्रेटेस्ट पावर एग्जर्ट की है। बेटा पावर जो है सिंपली क्या होती है, वर्क डन ओवर टाइम के इक्वल होती है, और वर्क डन जो है फोर्स इनटू डिस्टेंस। सही है। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस के इक्वल होता है, तो फोर्स इनटू डिस्टेंस ओवर टाइम क्या हो गया, पावर हो गई। अब तुम ज़रा गौर से देख के बताओ, डिस्टेंस सारे सेम है, टाइम जितने टाइम में क्या वो भी सेम है, क्योंकि सबका डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर है, और टाइम भी क्या है, 10 सेकेंड है। तो अगर मुझे पावर पता लगानी है तो वो टोटली अब यहाँ पे डिपेंड किस पे कर रही है, फोर्स पे। जिसके फोर्स ज़्यादा लग रही होगी उसकी पावर ज़्यादा होगी। सो बेटा फोर्स किस में ज़्यादा है, तो तुमने बोला ये 8 है सर, ये 4 है, ये 10 है, ये 12 है, 12 न्यूटन वाली फोर्स ज़्यादा है, तो ए इज़ द आंसर। यहाँ पे मोटर ने सबसे ग्रेटेस्ट बेसिकली इसको ग्रेटेस्ट पावर अप्लाई करनी पड़ी है। सही है। अच्छा, अब बात करते हैं इस क्वेश्चन नंबर इस पे। The total energy incident in 1.0 seconds on a group of solar panel is 120 joules per meter square। अच्छा, अब सुनना गौर से बात, अगर तुम थोड़ा सा गौर करो, ठीक है, इसको इस तरह बनाओ, ये देखो, अगर तुम जूल्स में जाओ तो बच्चा ये एनर्जी का यूनिट है, और अगर तुम मीटर स्क्वायर देखो तो बेटा ये एरिया का यूनिट है, और ये तुम्हें टाइम गिवन है। ठीक है, तो पहले पढ़ लिया करो यूनिट्स क्या है। अब सुना गौर से बात, इसके कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा सोलार पैनल है जो 1/1 का है, यानी 1 मीटर उसकी डायमेंशन है, यानी एरिया ऑफ सोलार पैनल 1 मीटर स्क्वायर है। उस पर बेसिकली 120 जूल्स ऑफ एनर्जी, यानी इतना एरिया 120 जूल ऑफ लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, और कितने टाइम में, 1 सेकेंड के अंदर, 1.0 सेकेंड्स के अंदर। सो बेसिकली अब सोलार पैनल क्या करेगा, इसी एनर्जी को इस्तेमाल करके क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सही है, उसने इतनी कहानी हमें दे दी है पहले से। अब क्या कह रहा है, बोल रहा है सोलार पैनल ने 720 जूल्स ऑफ लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया। भाई अगर और कितने सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के अंदर, तो बेटा 1 सेकंड के अंदर 1 मीटर स्क्वायर का एरिया 120 जूल लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है या यूटिलाइज कर रहा है। तो अगर मुझे 720 जूल
लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करनी होगी तो मुझे ऐसे 6 और चाहिए होंगे ना, ऐसे 6 और ऐसे पीसेस चाहिए होंगे, ठीक है, या 6 और नहीं 5 और चाहिए होंगे, यानी टोटल 6 चाहिए होंगे, क्योंकि एक 120 कर रहा है तो 720 जूल्स कितने करेंगे, 6 ऐसे करेंगे। सो बेसिकली टोटल सरफेस एरिया ऑफ सोलर पैनल इन मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सो अब 6 वाले 2 ऑप्शन रह गए, ए या सी। अब बात करते हैं एफिशिएंसी की बच्चा। तो उसने कहा 720 जूल्स ऑफ लाइट एनर्जी को सिर्फ 120 जूल्स ऑफ यूजफुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पाया, यानी यूजफुल एनर्जी कितनी थी, 120 थी, और लाइट एनर्जी है वो टोटल जो बेसिकली एनर्जी इनपुट हुई वो 720 थी। तो यूजफुल एनर्जी डिवाइड बाय टोटल एनर्जी इनपुट, तो ये आ रहा है, और बेसिकली परसेंटेज में चाहिए, यहाँ पे देखो परसेंटेज में चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 112 10 ज़ा 12 6 ज़ा, सही है, 2 3 ज़ा 6 2 5 ज़ा 10, 50/3 मेरे ख्याल से ये जो आएगा वो आएगा 70 मेरे ख्याल से 17%, 16.6666 कुछ करके आंसर आएगा 17%। तो बेटा तो ए और सी में से देखा एफिशिएंसी में 17 ए का आंसर है, तो ए इज़ योर आंसर। सो बच्चा देखो बिल्कुल आसान सवाल है, बहुत इजी है। अब बात करते हैं इसकी। तो बेसिकली ये कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो 1000 वाट की है। बेटा 1000 वाट जो है ना पावर का, वाट जो है यूनिट होता है पावर का, किसका यूनिट होता है, पावर का, सही है। तो उसने मुझे पावर दी हुई है और बोला है 1000 वाट पावर वाली जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है उसको स्विच ऑन किया और बोला है बताओ कितनी एनर्जी बेसिकली यूज़ की 5 मिनट में इसने। तो बेटा अब देखो पावर इक्वल्स टू एनर्जी ओवर टाइम होता है। बेटा पावर जो है तुम्हें 1000 वाट दी हुई है, तो 1000 लिख दिया पावर की जगह, एनर्जी टाइम 5 मिनट है, बेटा इसको सेकंड में कन्वर्ट करो तो मल्टीप्लाई बाय 60 कर दिया, सो ये हो गया 5 6 300, और बेटा एनर्जी निकाला तो ये हो गया 300 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये हो गया 300,000, या इसको आप कह सकते हो 3 लाख जूल्स, सही है। तो 3 लाख जूल्स ऑफ एनर्जी यूटिलाइज हुई है, सही है। जूल्स होता है एनर्जी का यूनिट, और वर्क डन का यूनिट भी जूल्स होता है, सही है। अच्छा अब बात करते हैं विच डिवाइस प्रोवाइड्स अ कंटिन्यूस स्टीडी आउटपुट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। बेटा लॉन्गेस्ट टाइम और स्टीडी, सही है, स्टीडी। अब सुनो गौर से बात, विंड जनरेटर बेटा विंड को इस्तेमाल करेगा। आप इसको इस तरह हम कंसिडर कर सकते हैं कि हो सकता है बेसिकली इससे स्टीडी एनर्जी प्रोड्यूस ना हो, सही है। इसको कह सकते हैं विंड, एक सर्टेन स्पीड ऑफ विंड पे वो विंड टरबाइन मूव कर रहे हैं, सही है। अब उतनी स्पीड नहीं मिली तो शायद विंड टरबाइन इतना मूव ना कर पाए, तो एक स्टीडी एनर्जी नहीं मिलेगी, सही, कांस्टेंट वैल्यू ऑफ एनर्जी नहीं मिलेगी इसके अंदर। सोलार पैनल के अंदर भी हो सकता है, ब्राइटनेस ऑफ लाइट पे डिपेंड कर सकता है, सही है। अच्छा और तो बेसिकली स्टीडी एनर्जी पे हम इन दो को कैंसिल कर देंगे, सही है, क्योंकि ये स्टीडी एनर्जी नहीं दे सकते, एक कांस्टेंट वैल्यू है, बेसिकली इसको समझ लो एक कांस्टेंट रेट पे, सही है, इस तरह समझ लो, एक कांस्टेंट वैल्यू ऑफ एनर्जी नहीं देंगे, सही है। हो सकता है कभी ब्राइटनेस ऑफ लाइट ज़्यादा हो गई तो ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोलर पैनल में हो गई, क्रिएट हो गई, जनरेट हो गई, सॉरी, और अगर ब्राइटनेस ऑफ लाइट कम हो गई सो बेसिकली वही सोलर पैनल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कम देगा, सही है। अच्छा अब लॉन्गेस्ट टाइम पे बात करते हैं, तो 1.5 वोल्ट सेल लॉन्गेस्ट टाइम तक चलेगा या न्यूक्लियर रिएक्टर। बेटा न्यूक्लियर रिएक्टर में बेटा आपके फिजन एंड फ्यूजन रिएक्शन होते हैं, सही है। सो बच्चा इस हिसाब से आप देख लो, द पॉइंट इज़ कि ये लॉन्गेस्ट टाइम तक, सही है, हाई और बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है इनके अंदर, इन रिएक्शंस के अंदर। सो बेटा विच डिवाइस प्रोवाइड्स अ कंटिन्यूस स्टीडी एनर्जी आउटपुट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, ये न्यूक्लियर रिएक्टर है। इसमें फिजन फ्यूजन रिएक्शन होते हैं, नॉर्मली फिजन होते हैं, फ्यूजन बेसिकली यू नो इसको इस तरह कह सकते हैं कि पॉसिबल हो, लेकिन ये ना ये फ्यूजन रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन आपके सन पे आपको होता हुआ मिलेगा, सही है। लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार इंशाल्लाह मैं लेक्चर अपलोड करूँगा तो तब मैं आपको डिटेल में बताऊँगा, वहाँ पे फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं सन में, आप लोग के सिलेबस में नया ऐड हुआ है लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार। अच्छा तो न्यूक्लियर रिएक्टर ये आंसर है। अच्छा अब इन सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चा। तो फिगर 2.1 शोज़ अ लॉन्ग कार्डबोर्ड ट्यूब सील्ड एट बोथ एंड्स विच कंटेन मैनी स्मॉल पीसीज ऑफ मेटल, सही है। सो बेसिकली दोनों तरफ से ये ट्यूब है और बेसिकली सील्ड है, सही है, स्मॉल मेटल पीसीज है। अब मैंने ट्यूब को घुमा दिया, यूं करके टर्न कर दिया, सही है, यूं हो गई, सही है। तो अब ये मेटल पीस क्या हो रहे होंगे, नीचे की तरफ गिर रहे होंगे, सही है। अब जब वो नीचे की तरफ गिर रहे थे तो उसने एक बात नोटिस की कि जो टेम्परेचर है पीसेस का वो इंक्रीज़ हो गया है, ठीक है, और
बेसिकली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बेसिकली किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। कॉमन सेंस की बात है, जब नीचे आ रहा है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। तो बेटा वो जो डिक्रीज़ हो रही है वो कहीं ना कहीं वो जो कम हो रही है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो पोटेंशियल एनर्जी कहीं ना कहीं किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हुई होगी। सो वो कौन सी दो फॉर्म है, तो बेटा टेम्परेचर ऑफ द पीसेस इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब ये है कि थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। सही, टेम्परेचर बढ़ा है। दूसरा क्या है, स्पीड इंक्रीज हुई होगी नीचे आते आते, हाँ हुई होगी मेटल पीसेस की, तो आप ये कह सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी में भी कन्वर्ट हुई है। सो ये हमने 2 फॉर्म्स लिख दी जिसमें ये कन्वर्ट हो सकती है। द पीसेस फॉल एन एवरेज डिस्टेंस ऑफ 1.2 मीटर। सही है, पीसेस जो है ऊपर से लेकर नीचे तक जो आए वो बेसिकली 1.2 मीटर का फासला था, ठीक है, ड्यूरिंग 1 टन। द टोटल मास ऑफ द मेटल इज 150 ग्राम। कह रहा है कैलकुलेट द लॉस इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, कितना लॉस हुआ। तो बेटा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो निकाल सकते हैं हम वो mgh, वेयर h इज़ द हाइट, g इज़ द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, m इज़ द मास। बेटा मास जो है 150 ग्राम गिवन है, तो बेटा 150 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई 1000 कर दोगे। g से ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, h से हाइट क्या है 1.2 मीटर। सही है, इसको सॉल्व करो तो ये जो आएगा 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, और ये 0.6 इंटू 3 1.8 जूल आया, 1.8 जूल ऑफ एनर्जी हमें। तो ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। ठीक है, ये एक विंड टरबाइन है बच्चा, ठीक है, विंड एनर्जी इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ विंड को इस्तेमाल कर रहा है, और टरबाइन घूमता है और पीछे समझ लो एसी जनरेटर वाला वो होता है। सही है, तो एसी जनरेटर नहीं पड़ा कोई इशू नहीं, बस समझो इसके टरबाइन घूमने से आप इसी एनर्जी को इस्तेमाल कर रहे हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करने के लिए। तो कह रहा है, ठीक है, जो स्पीड ऑफ विंड है वो 12 मीटर पर सेकेंड है, और 60,000 किलोग्राम जो है बेसिकली एयर पास हो रही है टू द सर्कुलर एरिया। सही है, बोल रहा है इन 1 सेकेंड, बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी निकाल दो। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो बेटा मास जो है वो है 60,000, तो 60,000, और वेलोसिटी क्या है 12, तो 12 का स्क्वायर। सही है, सो बेसिकली अगर हम इसको कैलकुलेटर चलाएं तो ये 30,000 इंटू 144। 1 मिनट रुको बच्चा, मैं कैलकुलेटर मोबाइल में चला रहा हूँ, ठीक है, तो हम मोबाइल में चला लेते हैं इस कैलकुलेटर को। सो ये जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 60,000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 144, तो ये आ जाएगा 432 and 40। सही है, सो ये आंसर आ रहा है 432 and 1 2 3 4 40 जूल्स। सही है। अच्छा, इसके अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला, चलो मैं करवा देता हूँ। बोल रहा है जो विंड टरबाइन है वो कोई कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं कर रहा, लेकिन जो कोल्ड फायर पावर स्टेशन है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो बताओ क्यों इंपॉर्टेंट है हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करें। तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड क्या करवाती है, ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग रिड्यूस करवाने के लिए इंपॉर्टेंट है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस करवाएं। अच्छा, अब बोल रहा है डिफाइन द किलोवाट आवर। सही है कि भाई किलोवाट आवर क्या है। सही है, तो किलोवाट आवर जो है बेसिकली बच्चा एक मिसकॉन्सेप्शन होता है बच्चों का, वो ये है कि वॉट समझ के वो समझते हैं पावर है। बेटा ये पावर नहीं है, अगर तुम गौर करो तो ये बेसिकली इस तरह है कि देखो पावर इक्वल्स टू होता है एनर्जी ओवर टाइम। पावर जो है किलोवाट में नापी जाती है और एनर्जी, ठीक है, और ये टाइम आवर में नापो तो बेटा जो एनर्जी का यूनिट हो गया, ये आवर यहाँ डिवाइड और वहाँ जगह मल्टीपल, तो किलो वाट आवर हो गया। सो बेसिकली ये जो किलो वाट आवर है ये एनर्जी है। सही है, और ये एनर्जी क्या है, बेसिकली जब आपकी डिवाइस की जो पावर है वो 1 किलो वाट हो और आप उसको 1 आवर के लिए यूज़ करो, तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी जो डिवाइस यूज़ करेगा, ठीक है, उसको आप 1 किलो वाट आवर। तो बेसिकली अगर डिफाइन करना है किलो वाट आवर को तो क्या बोलोगे, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ अ डिवाइस, इट इज़ द अमाउंट of energy of a device
of power of 1 kilowatt used for 1 hour। सही है, ये हो गई 1 मार्क की डेफिनेशन। अच्छा, अब ये जो है ना, ये क्वेश्चन तुम लोग अभी स्क्रीनशॉट ले लो। ये जो मैंने सवाल कुछ छोड़े हैं, ये तुम लोग का होमवर्क है, ये तुम कंप्लीट करवाओगे ताकि मैं फर्दर और क्वेश्चन करवाऊँ। तो अब इसको देखो, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है, फिगर 2.1 शोज अ बोर्ड स्टेशनरी इन स्टिल वाटर। सही, स्टेशनरी है बोर्ड, नैरो टनल से गुजर रही है। अब ये दो बंदे क्या कर रहे हैं, फोर्स वॉल के अगेंस्ट फोर्स लगा रहे हैं और बेसिकली यूँ करके ना देखो पैरों के थ्रू यूँ धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये कश्ती जो है ना आगे की तरफ जाए, कश्ती पे आगे की फोर्स लगे बोट पे। सही है, तो टोटल जो फॉरवर्ड फोर्स है वो 1680 न्यूटन की फोर्स लगा पा रहे हैं ये लोग, ठीक है। और जब इन्होंने ये 1680 न्यूटन की फोर्स लगाई तो ये बोट जो आगे गई वो 50 मीटर इसने ट्रैवल कर लिया। अब बोल रहा है बताओ वर्क डन कितना किया इन बंदों ने। तो बच्चा फोर्स वर्क डन किसके इक्वल होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, और फोर्स और डिस्टेंस का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो बेटा फोर्स और डिस्टेंस का डायरेक्शन सेम है, सही है। तो बस यही फोर्स और यही डिस्टेंस को आपस में मल्टीप्लाई कर लोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा बच्चा, वर्क डन आ जाएगा। सो ये हो जाएगा 1680 इंटू 50 और ये हो जाएगा 84,000 जूल। सही है, 84,000 जूल, 84,000 जूल्स ऑफ वर्क डन किया। अब बोला एक्सप्लेन व्हाई द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बोर्ड एट द एंड ऑफ द टनल इज लेस देन द वर्क डन ऑन द बोर्ड बाय द मैन। कह रहा है भाई जितना वर्क डन इन्होंने किया, जितनी एनर्जी इन्होंने दी बोर्ड को, उतनी एनर्जी, उतनी काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए थी, उतनी स्पीड हो जानी चाहिए थी, लेकिन उतनी हुई नहीं, कम क्यों है। सो आप ये कह सकते हो कि भाई ये देखो पानी में ट्रेवल कर रही है ना, हो सकता है कि यहाँ पानी में फ्रिक्शन हो रही हो। सो बेसिकली हो सकता है कुछ एनर्जी जो इन्होंने दी वो यूटिलाइज हो गई इस फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम करने में। सो बेसिकली सम ऑफ द work done on the board by the man is utilized in doing work against friction एंड दिस एनर्जी, ये एनर्जी जो है कहाँ किस फॉर्म में लॉस हो जाएगी, थर्मल एनर्जी का। दिस एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी। सही है बच्चों, तो कितना आसान सवाल है बच्चा, वर्क एनर्जी पावर से रिलेटेड है। ये एक और सवाल है, ठीक है। और बाकी ये है कि मैं तुम लोग को ये सवाल कुछ होमवर्क दूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा लंबा ना हो लेक्चर यार बच्चों। जितना ज़्यादा लंबा होगा ना फिर तुम लोग की अटेंशन जो है ना वो कम हो जाती है। अच्छा, बोला है एक बस है, ठीक है, वो रुक गई, समझो इस तरह, और इस स्लोप पे रुक गई जो कि 10 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल है। और ये बंदे उतर के ना पैसेंजर को धक्का लगा रहे हैं ऊपर की तरफ बस को। सो ये पैसेंजर यूँ करके फोर्स लगा रहे हैं, सही है। इस पर बोला है कैलकुलेट द वेट ऑफ द बस। तो बेटा वेट जो है mg के इक्वल होता है, मास गिवन है 3200 kg, उसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो तो ये 32,000 न्यूटन आ गया। सही, तो वेट भी एक फोर्स होती है इसलिए उसको न्यूटन। तो वेट कुछ इस तरह लग रहा होगा ना, यूँ करके डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा होगा 32,000 न्यूटन। अब बोल रहा है जैसे ही ये पैसेंजर पुश कर रहे हैं बस को अप द स्लोप, तो वर्क बेसिकली ये फोर्स जो लगा रहे हैं उसकी वजह से कुछ ना कुछ वर्क डन हो रहा है। और ये जो वर्क डन हो रहा है जो पैसेंजर कर रहे हैं वो बेसिकली जो यूटिलाइज़ हो रहा है वो किसी दो फोर्सेस के अगेंस्ट यूटिलाइज़ हो रहा है। तो बताओ कौन सी दो फोर्सेस है। तो बेटा एक तो भाई इनका वेट डाउनवर्ड लग रहा है बस का, सही है। सो बेसिकली ये वेट फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, सही है, बस को ऊपर चढ़ा रहे हैं ना। सो बेसिकली फोर्स 1 जिसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं वो है वेट, सही है। अगर वेट के अगेंस्ट काम कर रहे हैं या ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं या ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हैं तो वो फॉर्म ऑफ एनर्जी जो बेसिकली प्रोड्यूस होगी, या हम ये कह सकते हैं कि जो फॉर्म ऑफ एनर्जी बस में स्टोर हो जाएगी वो होगी पोटेंशियल एनर्जी या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सही है, ग्रेविटेशनल
पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हाइट गेन कर रहे हो ना बच्चा, इसको इस तरह सिंपली मैं ये इस तरह समझा सकता हूँ तुम्हें, सही है, वरना डिटेल इसकी बहुत है, सही है। तो बेसिकली हाइट गेन कर रहे हो और अगेंस्ट वेट काम कर रहे हो, सो बेसिकली क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फोर्स 2 क्या हो सकती है बच्चा, भाई ये टायर हैं और ये बेसिकली यहाँ फ्रिक्शन क्रिएट हो सकती है, बस को तुम ऊपर लेके जा रहे हो, यहाँ पे फ्रिक्शन क्रिएट हो सकती है। सो बेटा फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, और कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होगी अगर फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट काम करेंगे, तो वो है थर्मल एनर्जी। बेटा थर्मल एनर्जी की फॉर्म में वो एनर्जी लॉस हो जाएगी, सो थर्मल एनर्जी। सो देखो कितना सिंपल है ये सवाल, ठीक है। अच्छा तो बच्चा ये तुम लोग सवाल का, इन सवालों का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ये तुम लोग प्रैक्टिस करो, और तुम लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हो जो ना आए, जो पार्ट ना आए, तो मैं कोशिश करूँगा वहाँ पे एक्सप्लेन करूँ। ये भी इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा। ये वर्क एनर्जी पावर के कुछ सवाल आते हैं, यहाँ पे मैं लेक्चर रोक रहा हूँ, ठीक है। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।